विस्फोटक मामले में मुंबई पुलिस के निलंबित एपीआई सचिन वजह के खिलाफ एनआईए ने यूएपीए की धाराएं भी लगाई हैं। साथ ही सचिन वजह का सहयोगी रियाजुद्दीन काजी भी सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गया है। रियाजुद्दीन काजी पर आरोप है कि उसने सीसीटीवी फुटेज को नष्ट किया था। सूत्रों के मुताबिक सचिन वजह के ड्राइवर ने एनआईए को पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। 17 फरवरी को स्कॉर्पियो की चोरी नहीं हुई थी। स्कॉर्पियो सचिन वजह के पास ही थी। 20 फरवरी को स्कॉर्पियो मुंबई पुलिस मुख्यालय में खड़ी की गई थी। वजह का ड्राइवर ही इसे चला कर लाया था। 20 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक कई बार स्कॉर्पियो मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर से बाहर निकालकर वापस पार्क की गई। एनआईए ने खुलासा किया है कि ट्राइडेंट होटल के कमरा नंबर 1964 में सचिन वजह ठहरा हुआ था, जिसे 13 लाख रुपए में 100 दिन के लिए बुक किया गया था। इसके लिए पैसे ज्वेलरी शोरूम के मालिक मनीष छाछड़ ने दिए थे। वहीं ठाणे की अदालत ने महाराष्ट्र एटीएस को मनसुख हिरेन मौत मामले की जांच रोकने को कहा है। सचिन वजह मामले पर आज महाराष्ट्र कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कैबिनेट को सचिन वजह केस में जानकारी दी। बहुत सारी जानकारी के बाद ये पता चला है कि कुछ अधिकारियों ने गंभीर रूप से कानून का उल्लंघन किया है। निश्चित रूप में आने वाले दिनों में उन पर कार्रवाइयां होंगी। कैबिनेट की बैठक से पहले गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आज मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले और महाराष्ट्र की डीजीपी रजनीश सेठ से 3 घंटे बैठक की। इस बैठक में मुंबई पुलिस में तबादले पर चर्चा हुई। वहीं ट्रांसफर पोस्टिंग विवाद पर बीजेपी ने राज्यपाल से मुलाकात कर अपनी शिकायत दर्ज कराई। ये छोटा फटाका है या बड़ा बम है, ये तो जल्दी सामने आएगा। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और एनसीपी नेता जितेंद्र आवाड़ ने आरोप लगाया कि तत्कालीन इंटेलिजेंस कमिश्नर रश्मि शुक्ला ने बिना इजाजत फोन टेप किए और माफी मांगी थी। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जरा दिलदार सरकार है, दिल बड़ा करके उसको माफ कर दिया। उनको क्या मालूम था कि 2 महीने के बाद यही फिर से एक बदनामी का नया रैकेट तैयार। निकिता तोमर हत्या केस में फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तौसीफ और रेहान को दोषी करार दिया है, लेकिन अजरुद्दीन को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। दोषियों की सजा पर फैसला 26 मार्च को सुनाया जाएगा। प्रोसिक्यूशन ने हमारी तरफ से 55 गवाह पेश किए थे। फरीदाबाद में ऐसा फैसला होगा जो 5 महीने में पहली बार आया है, और इस फैसले से हम जो है संतुष्ट हैं। निकिता के परिवार वालों ने फैसले का स्वागत किया और दोषियों के लिए फांसी की मांग की है। कठिन समय था, बिल्कुल हमें एक दिन हमने सारा जो है निकिता को न्याय दिलाने में लगाया है, और हम चाहते हैं कि फांसी की सजा मिले, जल्दी से जल्दी मिले। मैं तो सोच रहा था आज ही मिलनी चाहिए थी। बीकॉम ऑनर्स की छात्रा निकिता की 26 अक्टूबर 2020 को फरीदाबाद में उसके कॉलेज के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। निकिता के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि दोषी उनकी बेटी का धर्म परिवर्तन करा के शादी करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं मानी तो उसकी हत्या कर दी गई। बिहार विधानसभा में कल हुए हंगामे पर आज राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। आरजेडी और कांग्रेस के सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल विधानसभा में हुई कार्रवाई को सही ठहराया। स्पीकर साहब के हाथ में है पूरी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, वो कोई भी सेवा ले सकते हैं। तो स्पीकर के चैम्बर के बाहर इस तरह से कभी कोई किया है? बंधक बना दिया। आज बिहार विधान परिषद के बाहर आरजेडी विधायकों ने आंखों पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी विधायकों ने सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की। हिटलर शाही नहीं चली तो नीतीश शाही क्या चलेगी? बिल्कुल ये गलत हुआ, उसके विरोध में प्रदर्शन है, क्योंकि सरकार काला पट्टी बांधी एक विधायकों का सम्मान नहीं कर रही है। वहीं कल आरजेडी के विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस पर पथराव के मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, जगदानंद सिंह समेत आरजेडी के 3000 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के कांथी में चुनावी रैली की। पीएम मोदी ने रैली में बाहरी के मुद्दे पर ममता बनर्जी को जवाब दिया। पीएम मोदी ने बांग्ला भाषा में कहा कि गुरुदेव की धरती को बांटने की कोशिश हो रही है। जिस बंगाल ने पूरे भारत को वंदे मातरम की भावना में बांधा है, उस बंगाल में ममता दीदी बहिरागतों की बात कर रही है। एखाने कोनो भारतवासी बहिरागत न आए। विष्णुपुर में ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी के आरोपों का जवाब दिया। ममता ने कहा, यहाँ रहने वाले नहीं बल्कि जो सिर्फ प्रचार के लिए आ रहे हैं वो बाहरी हैं। बांग्ला
সে রাজস্থানী হোক, পাঞ্জাবি হোক, সিন্ধ হোক, গুজরাটি হোক, মারওয়ারি হোক, তামিল হোক, দিল্লি হোক, আমরা তাদের বহিরাগত গুন্ডা বলি না। बंगाल में पहले चरण के चुनाव के लिए कल प्रचार का आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के सीपाझार में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लूट के लिए सत्ता चाहिए। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है अस्थिरता, कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है गरीबों से विश्वासघात, कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है हिंसा और अलगाववाद। इससे पहले असम के लखीमपुर में प्रधानमंत्री ने कहा बीजेपी असम को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करेगी। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, उनको सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में रस था, न हमारे। केरल के पलक्कड़ में गृहमंत्री अमित शाह ने मेट्रोमैन श्रीधरन के साथ रोड शो किया। इस रोड शो में बड़ी संख्या में लोग जुटे। इससे पहले कोल्लम में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने लोगों से बीजेपी को मौका देने की अपील की कि एलडीएफ यूडीएफ के झांसे से निकलिए, कमल को खिलाइए और मोदी जी के नेतृत्व में नया केरला बनाइए। कोरोना काल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मार्च को पहली बार विदेश यात्रा पर जाएंगे। 26 तारीख को प्रधानमंत्री 2 दिनों के दौरे पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंचेंगे। इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद और प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस और शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में मतुआ समाज के पवित्र स्थान ठाकुरबाड़ी भी जाएंगे। एलएसी विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता इसी हफ्ते चुशूल में होगी। सूत्रों के मुताबिक दोनों देश गोगरा घाटी और डेपसांग के मैदानी इलाकों से सेना की वापसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग से दोनों देशों ने अपनी सेनाओं को पीछे कर एलएसी पर तनाव घटाने की पहल की थी। इसके लिए भारत और चीन के बीच 10 दौर की वार्ता हुई थी। इस बीच अमेरिका के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने दावा किया है कि भारत और चीन के बीच अविश्वास का माहौल चरम पर है। एडमिरल जॉन से एक लूनियो ने आरोप लगाया है कि हिंद महासागर में चीन की धोखा देने वाली हरकतों की वजह से वहां की स्थिरता और सुरक्षा को बड़ा खतरा है। राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 के मुद्दे पर आज राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। जीएनसीटीडी बिल पर विपक्ष के हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्रवाई 2 बार स्थगित करनी पड़ी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इस बिल को असंवैधानिक बताया है। बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव ने कहा इस बिल से दिल्ली का विकास तेजी से होगा और ये आज इस बात को दर्शाता है कि इस देश के लोकतंत्र के प्रति कांग्रेस कितनी संवेदनहीन है। उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के अधिकारों का बंटवारा करने वाला यह बिल पहले ही लोकसभा से पास हो चुका है। महाराष्ट्र में आज कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा मरीज सामने आए। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के 47,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 31,855 नए मरीज हैं, जबकि महाराष्ट्र में कोरोना से 95 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में भी 1,254 नए मरीज मिले हैं और 6 लोगों की मौत हो गई है। गुजरात में कोरोना के 1,790 नए मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र और पंजाब में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई। शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक होगी, जिसमें पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चर्चा की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि कोरोना की वजह से जितने लोगों की मौत हुई, उसमें 88% लोग 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं। इसलिए 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन सबसे पहले जरूरी है। 1 अप्रैल से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू होगा, जिसमें 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। Good evening and welcome to Z News Bulletin.